आज हम यहाँ पर एक लाइव वेबिनार कर रहे हैं डॉक्टर आशु जैन जी के साथ, जो वुमेन एम्पावरमेंट पर कुछ बातें हमें बताएंगी और बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगी कि क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वुमेन एम्पावरमेंट के। विजय लक्ष्मी फाउंडेशन हमेशा कोशिश करता है कि कुछ ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज और ऐसे एनलाइटनिंग वेबिनार्स और टॉक सीरीज आप तक पहुंचाए हमेशा, और एमिनेंट पर्सनालिटीज को आप तक लाएं ताकि आप उनकी बातों से कुछ अच्छी बातें अपने साथ लेकर जा सके। मैम भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इन चीजों में रखती हैं और इसीलिए आज मैम को विजय लक्ष्मी फाउंडेशन ने अप्रोच किया है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि विजय लक्ष्मी फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जो निरंतर महिलाओं की सहायता के लिए और सभी जेंडर्स को एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी भरी लाइफ मिले, सोसाइटी में जगह मिले, इसके लिए निरंतर काम करते आ रहे हैं। और इसी कार्यशैली में हमेशा वो बहुत सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं, जैसे कि कुछ बातें जो महिलाओं से जुड़ी है उनके बारे में अवेयरनेस पहुंचाना, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़कर ऐसे कोलैबोरेटिव इवेंट्स को अरेंज करना जिसमें हम कुछ बातें महिलाओं तक पहुंचा सके, जैसे कि उनके राइट्स एंड लॉज के बारे में अवेयरनेस होती है। इसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट पर कुछ बातें कही जाती है, गेस्ट स्पीकर बुलाए जाते हैं, साथ ही साथ एक्टिविटीज होती है जहां पर हमने ऑलरेडी बहुत जो सैनिटरी नैपकिन्स है उनके डिस्ट्रीब्यूशंस किए हैं। यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट विच इज vijayalakshmifoundation.org, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी एक्टिविटीज हम कर चुके हैं और इनके लिए आगे भी हमें बहुत सारा सहयोग चाहिए होता है आप जैसे इंस्टीट्यूट से, आप जैसे लोगों से। इसलिए उम्मीद है कि ये चीजें इसी तरह चलती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। तो आइए, कार्यक्रम में आज जो हमारे साथ जुड़ी हैं एमिनेंट पर्सनैलिटी एंड गेस्ट स्पीकर डॉक्टर मिसेस आशु जैन, उनके बारे में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे उनके टॉक की तरफ। तो डॉक्टर आशु जैन जो है ये एमकॉम मार्केटिंग MBA HR PhD है। शी इज ऑल्सो कोऑर्डिनेटर डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, IC एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, सेंट एलोयसिस कॉलेज, जबलपुर, मध्य प्रदेश। शी हैज also been invited as resource person in eminent colleges for delivering talks on topics like stress management techniques, be a leader, problems and prospects of women empowerment in Indian society, ideas are easy, implementation is hard, skills required in 2030, and topics like ideation in new product development, entrepreneurial communication skills, time management skills, effective communication skills, and 6 books published in her authorship. She has featured in Radio Varta, All India Radio twice, and has been a national player of basketball and participated in many tournaments, out of which 15 nationals and 25 state level accolades she has to her credit. So this was a short introduction about ma'am, and I'm sure there is more which she'll achieve in near future. So congratulations ma'am, and it's our pleasure to have you today with us. So let's go ahead and have a very nice session and very nice talk delivered by Dr. Jain. So over to you, ma'am. Now you can carry on. Thank you so much, ma'am Poonam, for such a nice, brief and beautiful introduction. Thank you so much for this formality you have done. And without wasting much time, I think we should start because we are now getting late. So the thing is, we are now actually moving forward about women empowerment, problems and prospects in Indian society. तो सबसे पहले बताएं कि वो men empowerment लिखने का तरीका थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। तो men जो है वो अकेला नहीं हो सकता, वुमेन होने की वजह से ही men है, ये मानना जानना जरूरी है हम सबको। सोसाइटी को भी बहुत जरूरी है पता होना कि वुमेन है इसलिए men है इसलिए वुमेन है, दोनों अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। बालिका अहम बालिका, नवयुग जनिता अहम बालिका, ना हम बला दुर्बला, आदि शक्ति अहम अंबिका। I am a girl of modern times. I am not feeble or powerless. I am आदि शक्ति, I am अंबिका। हमें पता है बट हम ये मानते नहीं है। The moment जब हम ये मान लेंगे कि मैं आदि शक्ति हूँ, मैं अंबिका हूँ, मैं दुर्बला नहीं हूँ, उस दिन ये जो सोसाइटी का प्रोस्पेक्ट एंड एस्पेक्ट है ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। But we need to understand now why women empowerment, हम क्यों बात कर रहे हैं इस बारे में। तो let's discuss कि लगभग 66% औरतें जो रूरल पॉपुलेशन का हिस्सा है अनयूटिलाइज्ड है, उनका उपयोग केवल घरेलू कामों में किया जाता है
और उन्हें किसी तरह से यदि कोई फ्री या आजादी जैसी कोई चीज मिलती नहीं है। दिस इज मेनली ड्यू टू एग्जिस्टिंग सोशल कस्टम्स। सोशल कस्टम्स बना दिए गए हैं कि औरतों को घर का काम करना है, बस वहीं तक सीमित रहना है, दैट्स इट। इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल केयर द वुमेन कंट्रीब्यूट 90% द टोटल वर्कफोर्स। जितनी टोटल वर्कफोर्स है इन दोनों सेक्टर्स में, वहां पर 90% वुमेन है जो काम कर रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अनयूटिलाइज्ड है, क्योंकि ये जो काम है उसको काम की गिनती में लेते ही नहीं है, जानते ही नहीं कि ये भी काम होता है। मतलब टोटल जो काम एनिमल करते हैं वही काम औरतें करती हैं। सो इट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। Now, what are the objectives of this section? So, to review the ageist mentality of the society towards women, to understand the historical and present scenario for women, to address the challenges faced by women, to focus on the problems and crimes registered against women, to elaborate on the policies and programs for women empowerment by Indian authorities. हम इन 5 सेक्टर्स पे 5 पॉइंट्स पे बात करेंगे आज। So, session is divided into 6 phases. ये जो सेशन है तो हमने 6 phases में डिवाइड किया हुआ था। हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन, करंट स्टेटस ऑफ वुमेन इन द वर्ल्ड, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, रोल ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, रोल ऑफ एनजीओ इन मेकिंग वुमेन सेल्फ रिलायंस, एंड देन केस स्टडीज। एक के बाद एक हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हम आते हैं हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन पर। वेदास में क्या लिखा है? व्हाट डज वेदा से टू अस? जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद जो इंडियन सोसाइटी में है, हिंदुइज्म में है, उसमें जो ऋग्वेद जिसे सबसे पुराना सबसे महान वेद माना जाता है, देयर इज अ प्रेयर फॉर द बर्थ ऑफ अ सन। एक बेटे की प्राप्ति के लिए उसमें पूजा प्रार्थना की गई है। ब्राह्मण्स में बर्थ ऑफ सन वाज ग्रेटली फेवर्ड। जो ब्राह्मण है उस नॉट ओनली इन ब्राह्मण्स बट इन वेदास, ड्यूरिंग वेदा टाइम, वेद के टाइम पर ये जो बर्थ ऑफ सन है उसको ज्यादा ही मान्यता दी जाती थी। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। दूसरा एस्पेक्ट है कि जहां वेयर वुमेन हैव बीन प्लेस्ड एट अ हायर पोजीशन देन मेन, ऐसी एक जगह है जहां पर वुमेन को आदमियों से ज्यादा सब सम्मान दिया गया है। वी आर टॉट टू बी मोर इंडेटेड टू मदर देन फादर। जैसे कि आपने सुना होगा मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा। तो पहले माँ, बाद में पिता। तो मातृ देवो मतलब माँ को पहले बड़ा स्थान मिला पिता से। तो ये वेदास का सेकंड एस्पेक्ट है। साथ ही कन्या पूजन का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे बड़ा गर्व होता है जब मैं ये कहती हूँ कि मैं भारतीय हूँ, क्योंकि भारत देश की जो संस्कृति है उसमें कन्याओं की पूजा की जाती है। छोटी बच्चियां होती हैं उनकी पूजा करते हैं। आप जानते होंगे अष्टमी नवमी के दिन उन्हें पूरा एक देवी की तरह पूजा जाता है। जो बच्चे हैं, लड़के हैं घर के, उन्हें समझाया जाता है कि कैसे उनको सम्मान दे, रिस्पेक्ट करें। एंशिएंट इंडिया की हम बात करें तो एजुकेशनल एंड रिलीजियस पैरिटी वाज डिनाइड टू देम। एंशिएंट इंडिया में जो प्राचीन काल में हुआ उसमें जो एजुकेशनल चीजें थी, मतलब एजुकेशन सबसे पहले तो उनसे छीन लिया गया, उनसे मना किया कि आप एजुकेट नहीं हो सकते, गर्ल्स को सबसे पहले। मतलब कन्या पूजन जैसा कॉन्सेप्ट होने के बाद भी एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट हमारी सोसाइटी में है वो ये है कि एजुकेशनल एंड रिलीजियस पैरिटी वाज डिनाइड टू देम। उन्हें कहा गया कि आप सिर्फ शिक्षा आपके लिए नहीं है। विडो रीमैरिजेस वाज फॉरबिडन। विधवाओं का पुनर्विवाह करना एकदम सख्त मना है। चाइल्ड मैरिज हैड स्टार्टेड इन द स्मृति एज। जो ये एज जो डिवाइड किए गए थे, युग जो डिवाइड किए गए थे, उसमें स्मृति युग होता है, मनुस्मृति युग जिसको कहते हैं। उसमें बच्चों की शादियां, जो बाल विवाह है, वो उन्हें शुरू कर दिया गया। वुमेन्स हस्बैंड वाज रिगार्डेड एज गॉड। औरतों के पति को भगवान माना जाए, ऐसी चीजें कही गई और ऐसी मान्यताएं अंदर तक डाल दी गई औरतों के दिमाग में कि पति तो भगवान ही होता है। जब से मान्यताएं इतने अंदर भर दी गई कि वो आज तक कहीं ना कहीं चीजें हमें देखने में मिलती हैं। हम अभी भी इसको पूरा एकदम मना नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जड़ें बहुत अंदर तक पहुंच चुकी है। वुमेन इन मिडिवल इंडिया, जो मिडिल टाइम आया, मध्यकालीन युग जिसको हम बोलते हैं, उस समय पर वही बात हुई कि औरतों की, गर्ल्स की जल्दी शादी कर देना। सती कस्टम अपने चरम पर था। सती कस्टम, सती प्रथा जिसको हम कहते हैं। और फिर देवदासी कस्टम इन सदर्न इंडिया। साउथ इंडिया में देवदासी सिस्टम चलता था, जहां पर लड़कियों की शादी पेड़ से कर दी जाती थी और फिर जिंदगी भर
वैसे ही रहना होता था जैसे रहती हैं औरतें शादी के बाद। तो इस तरह के ऐसे जो प्रॉब्लम्स जो हम लोगों ने हमारे पूर्वजों ने फेस किए, हमारी दादी नानियों ने फेस किए होंगे, अब आगे चलकर बहुत कुछ उनमें बदलाव आया है, बट वो कितना है वो हमें मेजर करना है, वो देखना है मेनली। मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न टाइम्स में क्या चीजें हैं, आज हम वो उस पर डिस्कशन करते हैं कि परिस्थितियां कितनी बदली हैं। डिकोटोमस सोसाइटी, जो समाज है वो हमारा अभी भी उतना फेवरेबल समाज नहीं है जितना कि होना चाहिए। ऑपरेशन ऑफ वुमेन का ऑपरेशन, उस पर दबाव डालना या किस तरह से उनको जोर जबरदस्ती करके परेशान करना, ऑपरेशन ऑफ वुमेन। लेस सपोर्ट फ्रॉम मेल काउंटर पार्ट्स, जो आदमी है, मेन है, उनसे जितना हमें सपोर्ट मिलना चाहिए उतना सपोर्ट अभी भी मिसिंग है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अपने चरम पर है आज भी, आप माने या ना माने, लेकिन आज भी हम जो लिंग भेद करते हैं, औरतों को कम, आदमियों को ज्यादा सम्मान मिलता है, कम काम, लड़कों को कम और लड़की को ज्यादा काम करना पड़ता है, ये चीजें अभी भी सोसाइटी में पर्याप्त मात्रा में है। Then fourth most unsafe country in the world for women, भारत देश और तो कहीं फ्रंट में है नहीं, बट इस चीज में हम सबसे आगे हैं कि हम चौथी सबसे डेंजरस कंट्री है पूरे वर्ल्ड की औरतों के लिए। तो सेफ नहीं है हम लोग कहीं से भी, ठीक है। Progress of nation can be analyzed by the degree of progress of women. लॉर्ड बुद्धा ने कहा कि अगर किसी देश की आपको प्रोग्रेस जाननी है तो वहां की औरतों की प्रोग्रेस जान लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो देश कितना महान है। कितनी सही बात है, बुद्धा जी समझ गए, लेकिन हम लोगों को भी समझने में बहुत समय लगेगा। करंट स्टेटस ऑफ वुमेन इन द वर्ल्ड, आज की स्थिति में क्या स्टेटस है वुमेन का, वो देखते हैं। Globally, the legal age of marriage for girls is 18 years, yet nearly 2/3 of countries allow girls to be married earlier with parental or judicial consent. वैसे 18 साल है गर्ल्स की शादी की डेट, एज, लेकिन 2/3 कंट्रीज ऐसी हैं, अभी 2/3 देश ऐसे हैं जो माता पिता की इजाजत मिल जाए या उन्होंने अपने संविधान में भी लिख रखा है कि जरूरत पड़े तो वो कभी भी शादी करवा सकते हैं, मतलब बाल विवाह अभी भी होता है। In 19 countries, women have to obey their husbands. मतलब जबरदस्ती है कि आपको अपने हस्बैंड की बात माननी ही पड़ेगी, चाहे आपकी इच्छा हो अथवा ना हो। In 17 countries, married women are not allowed to travel. मतलब वो ट्रेवल नहीं कर सकते। सोचिए क्या, मतलब इससे बेटर तो जानवर होते हैं ना जो ट्रेवल तो कर सकते हैं, जब अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकते हैं, बट 17 देश ऐसे जहाँ पर औरतों को ट्रेवल करने की भी मनाही है। In 37 countries, women are not allowed to apply for passport. इसमें क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है? Why can't a woman go for passport? क्यों नहीं हम पासपोर्ट बनवा सकते हैं? 37 countries ऐसी हैं जहाँ पर पासपोर्ट नहीं बनवा सकती हैं औरतें। बड़ा ही डिफिकल्ट है जीवन। In 13% countries in the world, married women cannot confer citizenship. ऐसे देश, टोटल देशों का 13% देश ऐसे हैं जहाँ पर मैरिड वुमेन चाहे भी तो वहाँ की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकती। Women often face disproportionate economic impacts from marriage and relationship dissolution and widowhood. अगर औरतों की मान लीजिए तलाक हो जाता है या वो विधवा हो जाती है, तो जो प्रपोर्शन, जो डिविजन होता है, एल्यूमिनी का जो डिविजन होता है या जो पैसे का जो भाग विभाजित होते हैं, उसमें भी बहुत अलग अलग तरीके से उनको प्रपोर्शनेट किया जाता है, मतलब वहां भी उन्हें एक इनजस्टिस देखने को मिलता है। Research in 91 low and middle income countries revealed the rate of extreme poverty among divorced or separated women 8% to be double the rate for divorced separated men is 3.9%। मतलब इतने सारी, बहुत सारी 91 कंट्रीज का जो रिसर्च हुआ उसमें मालूम चला कि अगर 4% लड़के आदमी डिवोर्स के बाद जितने पॉवर्टी में रहते हैं, औरतें 8% यानी कि डबल, उनसे डबल प्रतिशत के अंदर पॉवर्टी में रहती हैं। तो ये एक और चैलेंजिंग फेस है उनके लिए, औरतों के लिए, जो सहन करती हैं और फेस करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं अनइक्वल ट्रीटमेंट बिटवीन डॉटर्स एंड सन्स इन मोर देन 1 in 5 countries। हर ऑलमोस्ट नॉट ओनली इन इंडिया, हर एक कंट्री में, हर एक देश में आप ये देखेंगे कि औरतों, मतलब लड़के और लड़की के बीच में जो अंतर है, गैप है, वो बहुत होता है। मतलब लड़का कुछ भी कर सकता है और लड़की कुछ भी नहीं कर सकती है, ये अभी भी चलता है। तो अनइक्वल
development is still alive. In 37 out of 183 countries, men and women do not have equal rights to inherit assets from their spouse. 183 में से 37 देश ऐसे हैं जहां पर आदमी और औरत को एक जैसे राइट्स नहीं है संपत्ति को लेकर, उनके खुद के पति या पत्नी की संपत्ति को लेकर उन्हें एक से अधिकार नहीं मिलते. Wide variation exists in the legal recognition of cohabiting couples globally, with the most progress made in Australia and in some countries in Europe and Latin America and the Caribbean. तो कुछ देश ऐसे हैं जहां पर अभी भी कुछ ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम जगहों पर लीगल रिकॉग्निशन ऑफ कोहैबिटिंग कपल्स नहीं हो पा रहा. मतलब अभी भी प्रॉब्लम्स हैं जो औरतें फेस कर रही हैं. When women are empowered and can claim their rights and access to land, leadership, opportunities and choices, economies grow, food security is enhanced, and prospects are improved for current and future generations. तो यूएन की जो जनरल एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मिशेल बैशलेट, उन्होंने कहा कि औरतों को एम्पावर्ड कब कहा जाता है, जब वो अपने खुद के जमीन नेतृत्व की अपॉर्चुनिटीज को पहचान सकें, अपनी पसंद नापसंद को रख सकें, तब और वो अपने अधिकारों को जान सकें, तब बेसिकली वो वुमेन एम्पावरमेंट है. और ये सब होने से इकोनॉमीज बढ़ती हैं, इकोनॉमिक्स जो हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ती है, फूड सिक्योरिटी भी बढ़ती है, और प्रोस्पेक्ट्स और जो आने वाले अवसर हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं. तो यदि औरतें एम्पावर्ड हैं तो ये सारी सिचुएशंस जो हमें अभी नेगेटिव जोन में चल रही हैं, वो सारी जोन जो है वो पॉजिटिव जोन में चलना शुरू हो जाती है. 5 components identified by United Nations on women empowerment: women's sense of self-worth, right to have and to determine choices, right to have access to opportunities and resources, right to have the power to control their own lives both within and outside the home, and their ability to influence the direction of social change to create a more just social and economic order nationally and internationally. ये 5 चीजें वर्ल्ड बैंक ने बताई हैं कि औरतों को अगर हमें एम्पावर बनाना है तो क्या करना होगा. तो सबसे पहली चीज जो उन्होंने कही, मैं उसके साथ एग्री हूँ, वुमेन सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ. मतलब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अनएम्पावर्ड नहीं हैं, बट द प्रॉब्लम इज वी डू नॉट नो आवर ओन सेल्फ वर्थ. हमें यही नहीं पता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी खुद की शक्ति से अनजान हैं, और यही वजह है कि हमें शोषण जैसी चीजों का सामना करना पड़ता है. मानते हैं कि कई बार हमें भगवान ने अलग अलग बनाया ना, जो फिजिकल स्ट्रेंथ इंसान लड़कों के पास तो लड़कियों के पास नहीं होती. डज नॉट मीन, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम ये समझ ना सके कि और क्या नहीं कर सकते. इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते. इसका मतलब ये कि सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रेंथ के अलावा बाकी सब कुछ है, तो हम बाकी सब कुछ में इक्वल हैं और हम कर सकते हैं काम. लेकिन ये हमें खुद को समझना होगा और फिर हम दूसरों को समझा सकते हैं. Isn't it? Okay. So current status of women in India. Let's इनविजिबल वर्कफोर्स. बड़ा ही दुखद है ये कि काम इतना करने के बाद भी जब काउंटिंग की बात आती है, वी आर नॉट एबल टू मेक आवर ओन वर्क काउंट. हम अपने खुद के काम को काउंटिंग में लेकर नहीं आ पाते, हम एक इनविजिबल वर्कफोर्स की तरह काम करते रहते हैं. ये बड़ा इशू है. अनइक्वल एक्सेस टू द जॉब मार्केट. हाँ, ये बात सच है कि हम जब जॉब में जाते हैं, जब व्हेन वी आर सीकिंग फॉर जॉब्स, तो अनइक्वल एक्सेस है. मतलब जॉब में लड़कों को की जॉब अलग पोजीशन के लिए और ज्यादा सैलरी के साथ मिल सकती है, वहीं लड़कियों को नहीं मिल सकती है. अब मैं आईटी सेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, बट जो मिडियोकर सेक्टर है जो मार्केट का, उसकी बात कर रही हूँ. तो उस जगह पर यदि हम देखेंगे तो ये अनइक्वल प्रपोर्शन अभी भी चलता है. प्रोहिबिशन इन पार्टिसिपेटिंग इन बेटर पेड वर्क. एज आई जस्ट सेड कि जो बेटर पेड वर्क है वहां पर तो रहने और लड़कियों को मतलब नहीं कुछ करवाने का. इट्स लेट इट बी. उनको ऑफिस में एक छोटा सा काम दे दो, दैट वुड दे विल बी ओके विद दैट, है ना. इकोनॉमिकली वीकर देन मेल्स. तो हम क्योंकि बेटर पेड जॉब्स में नहीं जाते हैं, इसलिए हम इकोनॉमिकली वीकर होते हैं. शी इज एन अनटैप्ड ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स विद हाई पोटेंशियल. हम औरतें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो एक अनटैप्ड मोड में है. उसको बाहर लेकर नहीं आया कोई, ना ही किसी ने जानने की कोशिश की है, ना ही समझने को, ना ही हम खुद भी नहीं दिखा पा रहे हैं कि हम कितने कैपेसिटी रखते हैं अपने अंदर, राइट. तो ये एक और इश्यू है. एक्सप्लॉयटेशन इन द वर्क प्लेस.
ये एक इशू है कि जब हम वर्क काम करने भी बाहर निकलते हैं तो वी आर एज वेल एज एक्सप्लॉइटेड। जैसे कि हमें घर पे एक्सप्लॉइट किया जाता है, वैसे ही बाहर भी एक्सप्लॉइटेशन का सामना करना पड़ता है। तो हमें बहुत सारे इसके अधिकार हैं, बट द थिंग इज अनअवेयरनेस। हम जागरूक नहीं होते, इसलिए हमें पता ही नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। लो वेजेस, जैसे कि पहले बताया, जेंडर बायसेस इन वर्क प्लेस, एक्सटेंडेड आवर्स। आप देखिएगा कि अगर काम करना होता है तो लड़कियों को ज्यादा काम करना होगा, चाहे घर के काम हो या बाहर के। आप देखो रुके और रिपोर्ट कंप्लीट करके ही जाए, लेकिन मेल्स के साथ ऐसी पाबंदियां कम ही हो पाती है। एंड वर्क कंडीशंस, तो ऑब्वियसली जब बेटर पेड जॉब नहीं होगा, जब लो वेजेस होंगी, जब बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, तो पुअर कंडीशंस होना लाजमी है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो इंडिया की औरतों के साथ अभी फिलहाल में चल रही है। इकोनॉमिक स्टेटस की अगर अपन बात करें तो इंडिया की जो रैंक है 187 कंट्रीज में 127 रैंक पर हम लाई डाउन करते हैं विद अ स्कोर ऑफ 0.536 इन जेंडर इनइक्वालिटी, और जेंडर गैप इंडेक्स में हम 0.655 नंबर को स्कोर करते हैं, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। द रैंकिंग ऑफ इंडियन वुमेन इन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज 0.3 where 1 means equality। जहाँ इंडियन वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में हमारी जो रैंकिंग है वो 0.3 है। अगर हम 1 पे पहुंचते तो हम इक्वल होते, हम 0.3 पर हैं, तो अभी बहुत सारा गैप है जो हमें पूरा करना बाकी है। Only 14% of women in India are entrepreneurs। ये एक और इशू, एक और चैलेंज कि हम जो औरतें हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बहुत कम जा पाती हैं। बहुत सारे रीजंस है इसके, बहुत सारे, कि घर से जो बाउंडेशन शुरू होती है वो बाहर मार्केट तक रहती है। अरे मैडम छोड़िए, आपसे नहीं हो पाएगा। तो ये जो नहीं हो पाएगा वाला है, उसमें मैक्सिमम लेडीज जो है वो हार मान लेती है कि हाँ शायद हमसे नहीं हो पाएगा। और यही वजह है कि सिर्फ 14% वुमेन ऐसी होती है जो कहती नहीं हमसे हो पाएगा, और वो आगे बढ़ जाती है। कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीडीपी बाय इंडियन is only 17% below the global average of 37%। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बेकार है कि जहां 37% पूरे ग्लोबल एवरेज में औरतें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, इंडिया की औरतें सिर्फ 17% कर रही हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि 14% औरतें यदि 17% कंट्रीब्यूशन कर रही हैं तो इसमें बुरा क्या है? व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? देखिए ये जो फिगर है 14% औरतें जो एंटरप्रेन्योर्स है, और उसमें जो 17% का वो जो कंट्रीब्यूशन कर रही है, मतलब सोचिए, जस्ट इमेजिन कि यदि सारी औरतें काम करना शुरू कर दें और काउंटिंग उनकी शुरू हो जाए, तो मुझे लगता नहीं कि 17% 97% आपको। तो ये एक और चैलेंज जो औरतों के, और कहीं ना कहीं सोसाइटी का गैप है, सोसाइटी का एक नेगेटिव एस्पेक्ट। Do you know if women participate in India in economy at par with men, India could increase GDP by up to 60% by 2025। मतलब यदि दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, औरतों को लड़कों के साथ एक जैसी अपॉर्चुनिटीज मिले एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में, तो 2025 तक हम 60% तक जीडीपी पर पहुंच सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात नहीं है? बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये होगा कैसे ये पता नहीं है। सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया पर आते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। सो वुमेन डेथ रेट बिकॉज ऑफ डाउरी इज 40 to 50% एवरी ईयर। आज भी डाउरी जैसी भयानक प्रॉब्लम सोसाइटी में जिंदा है, और उसके जिंदा होने से औरतें मर रही हैं, है ना। तो ये अपने आप में एक बड़ी मुसीबत वाली बात है कि पढ़ा लिखा समाज इतना अनपढ़ हो जाता है कि पढ़ाई कि इसके लिए दहेज के लिए वो औरतों को मारने में संकोच नहीं करता। मतलब जो लोग अपने आप को इंसान कहते हैं वो बहुत बेरहमी से औरतों को मार देते हैं, सिर्फ इसलिए कि पैसे लेकर नहीं आए। डिपेंडेंसी ऑन द स्पाउस और फैमिली फॉर फाइनेंशियल मैटर्स, जो हमेशा, क्योंकि हमें फाइनेंशियल मैटर्स के लिए जब हम डिपेंडेंट होते हैं तो बहुत फ्रीडम जो होती है वो नहीं हो पाती। अगर हम इकोनॉमिकली फ्री नहीं है तो बहुत जगह पर हम फ्री नहीं हो पाते हैं। ओनली 17 to 26% वुमेन रिसीव ओन वेज और इनकम, क्योंकि इतने लोग काम कर रहे हैं, बस इससे ज्यादा लोग काम कर ही नहीं रहे। जो औरतें हैं, इतने % औरतें काम कर रही है, इसलिए उनको वेजेस मिलती है, अदरवाइज बाकी को वेजेस मिलती नहीं है। लिटरेसी रेट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 53.7 to 65.1। लेकिन मैं इसको इंक्रीमेंट नहीं मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो 65.1 है वो 65.1 क्यों है, 100% क्यों नहीं है? अभी भी भारत देश में औरतें 100% लिटरेट क्यों नहीं है, शिक्षित क्यों नहीं है? ये एक और सवाल है। भले ही वो बढ़ा हुआ दिख रहा है
इंडेक्स फिगर्स जो डेटा ढूंढा है उसमें, लेकिन आई डोंट थिंक, मुझे लगता नहीं है कि ये एक अच्छी खबर है। ये एक बुरी खबर है कि इतने सालों बाद, आजादी के इतने सालों बाद भी हम सिर्फ इतना ही इंक्रीज कर पाए हैं अपनी औरतों को, इतना ही शिक्षित कर पाए हैं। तो ये अपने आप में एक और दुखद घटना है कि अभी तक हम क्यों नहीं 100% पर पहुंच सके हैं। ये फेलियर है बहुत बड़ा समाज का। मैं इसके बारे में चर्चा करूंगी आपसे। ये बहुत ही दुखद एक और स्थिति है जहां औरतों को अलग अलग स्टेट्स में 2017 से 2019 का डेटा मैंने लिया था कि कितने जो घरेलू हिंसा है, और ये वो केस है जो औरतों ने रजिस्टर करवाए थे। ये वो केसेस नहीं है जो रजिस्टर हुए ही नहीं, क्योंकि इसमें से आधे तो रजिस्टर ही नहीं हुए होंगे, है ना। तो ये वो है जो रजिस्टर हुए। स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र सबसे आगे हैं हम। देखिए इतने केसेस, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बाकी सारे भी बहुत सारे स्टेट्स थे, बट मैंने सबका डेटा लिया नहीं। टोटल स्टेट्स और टोटली क्राइम रेट्स रजिस्टर्ड अगेंस्ट वुमेन। सोचिए कि मतलब जो करने वाले हैं, ये जो क्राइम करने वाले हैं, उनके अंदर किस तरह के लोग रहते हैं, ये बड़ी एक सोचने की बात है। Political status of women in India. So if we talk about political status, so there are so many, मतलब हम कई सालों से बहुत सारी बातें करते आ रहे हैं औरतों के बारे में। अरे औरतों को ये करना चाहिए, औरतों को ये मिलना चाहिए, चलो ये कर देते हैं, चलो ट्रिपल तलाक बंद कर देते हैं, चलो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करवा देते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में देखें तो औरतें ना के बराबर पार्टिसिपेट करती हैं पॉलिटिक्स में भी, और यही बहुत बड़ा इशू है। देखिए, नॉट एफर्ट इज पुट इन टू इनेबल देम टू शेयर पावर विद मेन। मतलब अगर पॉलिटिकल लीडर कोई लड़का है तो बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड, लेकिन यदि वो लड़की है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को इसको एक्सेप्ट करना कि अरे ये तो मतलब औरत है। हालांकि सिचुएशंस बदल रही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम बिल्कुल पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, लेकिन सिचुएशंस बदल रही हैं, बट उन्हें जितने रैपिडली चेंज होना चाहिए उतने जल्दी नहीं बदल रही हैं। और यही है जो अभी तक हमें इन सब बातों पर बात करने के लिए मजबूर कर रहा है, वरना हम ये सब बातें आज कर ही नहीं रहे होते, है ना। ये देखिए आप, झारखंड में 10% वुमेन पार्टिसिपेंट्स है। एक झारखंड है, एक वेस्ट बंगाल है, एक सिक्किम है और एक छत्तीसगढ़ है, जहां पर 10% तक का कंट्रीब्यूशन, 10% कंट्रीब्यूशन है, ओनली 10%। बाकी इसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं उन सब में 10 तो छोड़िए, 8, 9 तक नहीं, 7 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, 3, 4 ही चल रहे हैं हर जगह परसेंटेज ऑफ वुमेन। तो ये जो प्रॉब्लम देखिए, जब जिसके लिए पॉलिसीज बनानी है औरतें ही नहीं है, मतलब आदमी बैठकर औरतों के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, तो सिर्फ देखने जैसी चीज है कि पॉलिसी बन गई, लेकिन उसमें कहीं एम्पैथी कहीं नहीं है। अगर मैं आपका दर्द फील कर सकती हूँ तो ही मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर सकती हूँ। अगर मैं सिर्फ देख रही हूँ तो शायद मैं उतना अच्छा आपको नहीं फील करवा पाऊँ, आपको मैं उतनी अच्छी चीजें नहीं दे पाऊँ जो मैं आपको दे सकती हूँ। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो बिकॉज पॉलिटिकल स्टेटस में औरतें बहुत कम है, और इस वजह से जो पॉलिसीज बनाने वाले लोग हैं वो उतना ध्यान दे ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो औरतें तो है नहीं, इसीलिए ये शायद ये इश्यूज इतने ज्यादा अभी तक चल रहे हैं। यदि औरतें ऊपर कुर्सियों पर बैठेंगी तो शायद वो कुछ अच्छा कर पाए अपनी और औरतों के लिए। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन वुमेन, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो हम औरतें फेस करते हैं इन एवरीडे लाइफ, डे टू डे। हम हर दिन की जिंदगी में ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कहीं यहाँ से वहां जाना है तो अब नहीं जा सकते। एक्सेस टू एजुकेशन, शिक्षा जितनी मिल गई, आगे पढ़ना है तो वही देख लो, वी आर नॉट अवेलेबल, हम आपको नहीं करवा पाएंगे। एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, पढ़ाई कर ली है यहाँ तक तो ठीक था, जॉब करने के लिए हमसे मत कहना। एक्सपोजर टू मीडिया, ओके, मीडिया के पास। और फिर डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, आए दिन, हर दूसरे दिन, हर न जाने कितनी प्रकार की औरतें घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। लेकिन और ये कोई एक सीमित नहीं है कि केवल लो क्लास की औरतें ही इसका शिकार हो रही हैं। फ्रॉम बॉटम टू टॉप हर जगह की औरतें घरेलू हिंसा का शिकार है, बराबरी से, बिल्कुल। और इसका रीजन क्या है? तो बस वही मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। और बचपन से लड़कों को सिखा दिया जाता है कि तुम ही बड़े हो, तुम ही महान हो, और यही वो रीजन है कि वो आगे तक अपने आप को यही समझते रहते हैं।
और भी कुछ प्रॉब्लम्स है जैसे कि डाउरी सिस्टम, जिसके बारे में अपन ने बात की, दहेज प्रथा जिसको बोलते हैं, बाल विवाह, छोटी उम्र में शादी कर दो और बच्चे को सिखा दो कि भाई तुम्हारी जिंदगी में यही है, खाली खाना बनाना है और काम करना है घर का, ताकि वो कुछ और सोच ही नहीं पाए, उसका दिमाग सिर्फ उतनी ही जगहों पर चलता रहे, उसे और कुछ सोचना ही नहीं इसके आगे। ईव टीजिंग हर समय, मुझे लगता नहीं कि दुनिया में ऐसी कोई भी लड़की होगी जो ईव टीजिंग का शिकार ना हुई हो। इसका रीजन क्या है? मनोरंजन। ईव टीजिंग करके लड़कों को खुशी मिलती है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये। लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, बट एक्चुअली जब ये जिसके साथ होता है ना, वो कहीं ना कहीं टूट जाते हैं अंदर ही अंदर। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल हमारे अंदर होना चाहिए वो नहीं हो पाता, और यही बहुत बड़ा रीजन है कि औरतें फिर इस तरह से अपने आप को अंदर अंदर दबा हुआ महसूस करती हैं। फीमेल इंफेंटिसाइड, भ्रूण हत्या, बच्चा जन्म ना ले सके, बच्ची जन्म ना ले सके। अभी रिसेंटली परसों शायद मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, 1 दिन की बच्ची को पत्थरों के अंदर दबा के उसकी माँ चली गई, जस्ट बिकॉज वो गर्ल चाइल्ड थी। और ऐसा केस हर दूसरे तीसरे दिन हम सुनते रहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम औरतों की नहीं है, ये एक मेंटालिटी की प्रॉब्लम है, ये एक सोसाइटी की प्रॉब्लम है। जेंडर इनइक्वालिटी, लड़का सही है, लड़की गलत है, बेटा सही है, बहू गलत है। ये जो प्रॉब्लम है, ये हमेशा यही रीजन है जो डोमेस्टिक वायलेंस इन सारी चीजों को बढ़ाते हैं, घरेलू हिंसा को बढ़ावा देते हैं, है ना। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पर मैं बात करूंगी आपसे, जो दोनों ही औरतें, चाहे वो गांव की औरतें हो या शहर की औरतें हो, उन दोनों से ही रिलेट करती हैं। जैसे कि लो सेल्फ एस्टीम, खुद को ही कमतर आंकना, हमेशा मैं ये नहीं कर सकती, मुझे ये आता नहीं है, मुझसे ये नहीं हो सकता है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। ये जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो रूरल वुमेन की हो या अर्बन वुमेन की, मगर सेम होती है। लेस कॉन्फिडेंस, हमको लगता है कि हम ये काम कर ही नहीं सकते, हमसे तो होगा ही नहीं, पता नहीं कैसे करेंगे तो हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। तो ये जो लेस कॉन्फिडेंस वाली बात है, ये भी एक रीजन है कि क्यों हमें कम आंका जाता है। जब हम अपने आप को ही कम आंकेंगे, जब हम अपने आप को ही कम कॉन्फिडेंस में रखेंगे, तो फिर बाकी के लोग हमें कैसे ज्यादा एस्टिमेट करेंगे, है ना। तो इसलिए ये जरूरी है जानना कि हम कम नहीं है किसी से। अब यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस भी ना आ सके, इसका ध्यान रखना है कि हम ही सब कुछ है, हमें से सब कुछ आता है, तो ये बात भी ठीक नहीं है। लेकिन इतना तो है कि हाँ, मुझे तो ये आता ही है, कर पाऊंगी मैं, इतना तो अपने ऊपर विश्वास रखना जरूरी है। लो मेंटालिटी, प्रिजनर ऑफ सेल्फ क्रिएटेड डाउट्स, हमेशा उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसके मतलब हम हमेशा, औरतें जो है ना, हम हमेशा इंसानों के बारे में सोचते हैं, आइडियाज के बारे में नहीं सोचते, विजन के बारे में नहीं सोचते, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। हम इसमें एंगेज हो जाते हैं कि इसने मेरे बारे में वैसा कहा और उसने मेरे बारे में ऐसा कहा। ये जो प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से हम अपने सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान नहीं दे पाते, और यही वजह है कि हम आगे बढ़ नहीं पाते। ये हम अपने आप को बंधन में बांध लेते हैं। नॉट लेट अदर्स अहेड, दूसरों को भी हम नहीं जा पाए ना, तो हम दूसरों को भी नहीं आगे जाने देंगे। तो ये एक और बड़ी प्रॉब्लम है। नॉट लेट अदर्स अहेड, डोमिनेशन ऑफ अदर वुमेन। डोमिनेशन ऑफ अदर वुमेन, कभी कभी क्या होता है कि हम खुद को, मतलब हम खुद औरतें हैं, बट कहीं कहीं, जैसे अभी मुझे लगता है कोई तो कोई क्वेश्चन पूछता है कि मैडम, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है। मुझे लगता है कि कहीं कहीं हम सही भी हैं कि हम कभी खुद दूसरों को आगे नहीं आने देते। हमको लगता है हमें अगर ये नहीं मिला तो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, और फिर दूसरा ये ही करे जैसा मैं चाहती हूँ। तो एक अधिकार क्षेत्र जैसा अपना स्थापित कर लेना, कभी कभी ऐसा भी होता है। ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है समाज की। तो हम पूरा का पूरा दोषारोपण लड़कों पर नहीं कर सकते, समाज पर नहीं कर सकते, और सरकार पर नहीं कर सकते। कुछ दोष का हिस्सा हमको भी लेना होगा, कुछ दोष का हिस्सा हमें अपने ऊपर भी लेना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे हिस्से हैं जो हमें समझना चाहिए कि ये हमारी प्रॉब्लम्स है, ये हम करते हैं, तो हमें जरूरी है कि हम इनसे दूर हटें। अब इन सब प्रॉब्लम्स के डिस्कशन के बाद ये देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट एक्चुअली कर क्या रही है। मैं ये नहीं कहूंगी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, और वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए, वुमेन को आगे लेकर आने के लिए, और सरकार के सारे प्रयास बहुत सराहनीय है। वो है कौन से, जैसे कि मैरिज एक्ट्स बनाए गए हैं,
ये बहुत सारे हिंदू मैरिज एक्ट हैं, हिंदू रेपरेशन, हिंदू माइनॉरिटी एक्ट हैं, ये इन सारे एक्ट के बारे में बस जानकारी देना उद्देश्य है मेरा, कि आपको पता रहे कि ऐसे बहुत सारे एक्ट है जिनकी जानकारी हमें नहीं होने की वजह से हम कई बार सफर करते हैं, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमको पता होना चाहिए कि कौन से एक्ट्स हैं और उनसे क्या फायदा या नुकसान किसका हो सकता है। फिर इसके बाद है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट, मेडिकल टर्मिनेशन, इक्वल रेम्यूनरेशन, indecent representation of women, National Commission for Women, prohibition of child marriage and sexual harassment of women at workplace। ये सारी चीजें भी लॉ में क्लियरली स्पेसिफाइड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको पता नहीं है, इसलिए हम कई बार चीजों को सहते रहते हैं और हम जानना भी नहीं चाहते। ये भी बहुत बड़ा इशू है। फिर रोल ऑफ एनजीओ, अब देखिए मुझे आपकी बात भी करनी चाहिए कि विजय लक्ष्मी फाउंडेशन इज रियली वर्किंग वेरी हार्ड टू स्टेप अप वुमेन। मतलब जो विजय लक्ष्मी फाउंडेशन है वो कितने सारे काम कर रहे हैं ताकि औरतों की स्थिति को अपलिफ्ट कर सके, बढ़ा सके आगे, और आगे उन्हें किसी तरीके से भी उनका डेवलपमेंट कर सके। तो इसी तरह से नॉट ओनली ये, लेकिन बाकी बहुत सारे एनजीओज भी हैं जो औरतों को सेल्फ रिलायंस बनने में मदद कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं, जैसे कि बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे वो करते क्या क्या है, एजुकेटिंग द रूरल वुमेन, जो गांव की अशिक्षित औरतें हैं उन्हें शिक्षा प्रदान करना, गवर्नमेंट एफर्ट्स, जो भी गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं उनको सपोर्ट करना, सप्लीमेंटेशन करना, उन तक वो बातें पहुंचाना, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है वो घर घर तक पहुंच जाए ऐसी कोशिश करना। ये सारे काम जो एनजीओज हैं वो औरतों को विकसित करने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद है केस स्टडी। केस स्टडी में पहुंचते हैं, बस ये लास्ट पार्ट है अपने प्रेजेंटेशन का। तो मैं केस स्टडी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लिज्जत पापड़ स्टोरी, जिसमें 7 अशिक्षित और गरीब औरतों ने मिलकर लगभग 80 रुपए से शुरू किया एक पापड़ का बिजनेस 1959 में, जो पहले साल में ही 6,196 रुपए का टर्नओवर था। सोचिए 80 रुपए से शुरू किया 1959 में, और पहले साल का जो प्रॉफिट था वो 6,196 रुपए था, जो कि 300 करोड़ अगले 40 सालों में, वो जो पूरी फैक्ट्री उनकी जो कंपनी थी वो 300 करोड़ तक की हो गई। 42,000 औरतें इसके साथ एम्प्लॉयमेंट को पा चुकी हैं। और ये जो जिन्होंने शुरू किया था, ये जयावंती बेन पोपट उनका नाम था, और शी वाज ऑनर्ड एट द ईटी अवार्ड्स फॉर हर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स। उन्हें ईटी अवार्ड दिए गए उनके इस अचीवमेंट के लिए। सोचिए कि 80 रुपए से 7 औरतों ने मिलकर एक पापड़ का बिजनेस शुरू किया है, और आज वो 300 करोड़ तक के बिजनेस को लीड कर रही हैं। औरतें कहीं से भी किसी से भी कम नहीं है ना। मन देश की महिला सहकारी बैंक तो चेतना फाउंडेशन ने शुरू किया था 1994 में, जो सिर्फ औरतों के लिए, औरतों के द्वारा बनाया गया बैंक। और अभी सिर्फ औरतें ही वहां पर ऑपरेटर्स भी हैं, वही कैशियर्स हैं, वही कस्टमर्स हैं, सब कुछ वही करते हैं। इट इज अ कोऑपरेटिव बैंक। सो बैंक ने शुरू किया, और इन्होंने शुरू किया ये बैंक, और $5,62,000 2011 में इनकी टोटल टर्नओवर था। इतना बड़ा बैंक ही हुआ। इसके बाद सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, जहां पर औरतों को ट्रेड यूनियन के जैसे उन्होंने रजिस्टर किया अपने आप को, और इला भाट ने इसको शुरू करवाया। आज इनके साथ ढेर सारी औरतें हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में काम कर रही है, खुद का ब्रेड एंड बटर कमा रही है, और 5 रुपए की एक नॉमिनल सी मेंबरशिप से शुरू होता है। और वेजिटेबल से लेके जो फ्रूट हॉकर्स होते हैं वो सब भी इनके मेंबर्स हैं, और वो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मलाला यूसुफजई को सब जानते होंगे, जो नोबेल पीस प्राइज की विनर है एक समय अभी, और इन्होंने औरतों की एजुकेशन के लिए जो किया है वो बहुत बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, जो उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में कर लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इसके लिए करेज चाहिए। मुझे नहीं पता ये देश मेंशन करना जरूरी है कि नहीं, मैं सिर्फ औरतों की बात कर रही हूँ, और औरत किसी भी देश की हो सकती है, डजंट मैटर कि वो कहाँ की। गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल, पूरी फौज में अकेली इकलौती लड़की जिसने प्रूफ किया कि वो जेट फाइटर प्लान उड़ा सकती है, और बहुत अच्छे से उड़ा सकती है फाइटर प्लेन।
तो ये अपने आप में एक लेजेंड। और बहुत सारी ऐसी औरतें जिन्होंने हमें टाइम टाइम पर प्राउड फील करवाया। इस बार की अपनी जो टोक्यो की टीम थी, वो टीम भले ही हार गई, लेकिन इतना उम्दा प्रदर्शन करके हारी कि हर भारतीय को गर्व महसूस हुआ, और ओपोनेंट टीम्स ने भी कहा कि कितना अच्छा खेले ये लोग। और इसके अलावा ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां औरतें अपना जौहर नहीं दिखा रही हैं, है ना। तो कहीं से भी किसी औरत को कमतर आंकना, ये उस समाज की, उस व्यक्ति की कमजोर बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन है। और साथ में औरतों का स्वयं को कमतर आंकना, ये उनकी खुद की एक बहुत बड़ी गलती है, जिससे वो क्या कर रही है, आगे की आने वाली पीढ़ियों को और अपने जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक नया प्रॉब्लम और चैलेंज देकर जा रही हैं। यदि आप खुद को कम आंकेंगे तो आपका बच्चा, आपकी जो नई जनरेशन है, वो भी अपने आप को कम ही आंकेगी, और ये जो प्रॉब्लम है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। तो अपने आप को कम नहीं समझना है, अपने आप को सब कुछ भी नहीं समझना है, बीच का रास्ता अपनाना है। हम हैं, एग्जिस्टेंस में है, और हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रकृति ने हमें ये पावर देकर भेजा हुआ है। ऐसी बहुत सारी, आज इस बार हमारे साथ लता जी नहीं रही, एक लेजेंड जिनको पूरी दुनिया सलाम करती है, इतनी सभ्य, शांत और सुरीली गायिका। और ऐसे कितने सारे लोग जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सब अपने आप में महान हस्तियां हैं, और सब औरतें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। सो बीइंग टीचर्स, अगर हम टीचर हैं तो हम एक अपने द्वारा औरतों के लिए क्या कर सकते हैं। सो ट्रीट हर विद लव, encourage her, acknowledge her, care for her, honor her, embrace her and respect her। अगर आप इतना कर पाते हैं, वेरी गुड। नहीं कर पाते तो ये खुद के लिए तो करें कम से कम। यदि औरतें सुन रही है मेरी बात, मैं उन सारी औरतों से ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप को इज्जत देना सीखिए, तो लोग आपको इज्जत देंगे। अपने आप को प्यार करना सीखिए, तो लोग आपको प्यार करेंगे। अपनी केयर करना सीखिए, तो लोग आपकी केयर करेंगे। अपने आप की हिम्मत बढ़ाइए, और चाहे तो दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाइए। इससे बड़ा आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, दूसरों को हिम्मत देने से बेहतर। और दूसरों को हिम्मत देने के लिए खुद को हिम्मत लाने की सख्त जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे लगता है कि आपको याद रखने चाहिए। और देश बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ ही सालों में वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करनी पड़ेगी। हम सब एम्पावर्ड होकर ही आगे बढ़ेंगे, सब साथ में, सबका साथ, सबका विकास के साथ। हम सब औरतें भी, हमें जरूरी है जानना, कहना और करना कि भाई हमारे साथ हम आप सबका विकास जुड़ा हुआ है। तो अकेले ही नहीं आगे बढ़ना है, सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी मेंटालिटी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हमें कोई कम नहीं आएगा। सो प्लीज अपने आप को एम्पावर्ड बनाइए, अपने आप को एम्पावर्ड रखिए और सक्सेसफुल रहिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सुना। थैंक यू मैम। और डेफिनेटली ये जो भी सारा सेशन आपने लिया, आपने एक सार दिया है बहुत सारी बातों का। छोटे से समय में बहुत सारी बातों का सार निकाल के बताया आपने कि क्या कारण है और क्या उपाय किए जा सकते हैं। साथ ही साथ एक रूरल और मेट्रो सिटी कंडीशन को भी आपने बहुत ही अच्छे से सेपरेटली समझाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया। और आगे मैं सरताज जी को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करें। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर आशु जैन जी, इस वेबिनार की संयोजक पूनम चंदेल जी, एवं मेरे सभी साथी जो आज ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। और आज डॉक्टर आशु जैन जी के द्वारा जो वुमेन एम्पावरमेंट के द्वारा जो बात रखी गई कि किस तरह से समाज के अंदर महिलाओं को आगे लेकर आया जा सकता है और समाज की एक सोच को किस तरह से बदला जा सकता है, तो मुझे निश्चित रूप से उम्मीद है कि जो हमारे सभी प्रतिभागी जुड़े हुए हैं उन्हें इससे काफी लाभ होगा और आने वाले समय के अंदर जो स्थिति है उसमें बदलाव अवश्य आएगा। और मैम के द्वारा बहुत ही संक्षिप्त समय के अंदर बहुत ही अच्छे डेटा को मैडम ने प्रेजेंट किया कि किस तरह से आज समाज के अंदर जो स्थिति खराब हो चुकी है वो उसको किस तरह से आगे बदला जा सकता है, और सरकार के द्वारा जो समय समय पर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं उसकी भी चर्चा की। तो मैं निश्चित तौर पे मैम को यह विश्वास दिलाता हूं कि जो आपके द्वारा आज जो ये लेक्चर दिया गया है और इससे अवश्य रूप से हमारे सभी प्रतिभागी लाभान्वित होंगे
और मैं आज आपका यहाँ पर पहुंचने पर विजय लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य के अंदर भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विजय लक्ष्मी फाउंडेशन का, एंड पूनम मैम आपका। थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने मुझे टाइम दिया, सहयोग दिया और मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैं लास्ट में बताना चाह रही थी वो यही थी कि जो भी सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं, इस तरह की एक्टिविटीज को और आगे तक चलते रहने देने के लिए हम एक छोटा सा सहयोग आपसे मांगेंगे कि आप आगे भी इस तरह का कुछ कार्यक्रम अगर करवाना चाहें या आप फिर से हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहें या आपके ही कोई और सहयोगी होंगे जो इस तरह के कार्यक्रम कोलैबोरेशंस की चाहत रखते हैं, तो आप डेफिनेटली हमें अप्रोच कर सकते हैं। आपको वेबसाइट हमने ऑलरेडी बताई है vijayalakshmifoundation.org। साथ ही साथ आप जहां हैं वहां रहकर भी हमें सहयोग कर सकते हैं। आपकी कोई भी छोटी मोटी जो भी है आपकी एक मदद आर्थिक रूप में भी आप पहुंचा सकते हैं हम तक डोनेशन के रूप में। तो डेफिनेटली आप उसके लिए वेबसाइट जरूर विजिट करें। और बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए और आपका अमूल्य समय हमारे लिए देने के लिए। धन्यवाद।